हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ 2020 से लेके 2025 तक के जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अनसॉल्व पेपर में करा रहा हूँ। आपको पता होगा कक्षा 12 की बायोलॉजी जो है उसके मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आया हूँ। 2020 से लेकर 2025 तक के सभी क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें आपको पता होगा लगभग 37 सेट है। 37 सेट के में क्या आपके लिए जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। तो हम शुरू करते हैं सबसे। और ये वाला जो ये वीडियो है बहुत ही स्पीड चलने वाली है। मतलब इसमें आपको क्वेश्चन आंसर ऐसे हम खेलने वाले हैं। क्वेश्चन खेलने वाले हैं, ठीक है। तो आप बने रहे हमारे साथ में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं। जो लघु बीजाणु धानी होती है इसकी सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टेपिटम। जो लघु बीजाणु धानी होती है इसकी सबसे आंतरिक परत होती है उसके लिए हम कहते हैं टेपिटम। और इसकी सबसे बाह्य परत होती है उसे कहते हैं बाह्य परत। और उसके बाह्य परत के नीचे होती है अंतस्थिन, उसके नीचे होती है सबसे बीच में होती है मध्य परत, ठीक है। पर जो सबसे अंदर जो होती है वो होती है टेप्टम। और टेप्टम क्या होती है? इससे यह जो लघु बीजाणु होता है उसके लिए पोषण प्रदान करती है। और इसकी जितनी भी कोशिका होती है वो सब द्विकेंद्रिक होती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें साथ साथ याद रखनी है। इसका देखते हैं अब बाह्य प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं वह क्या कहलाती है? यह क्वेश्चन आप एक नंबर में आते हैं तो इसका एक नंबर का क्वेश्चन ही जैसे पूछा गया शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया कहलाती है वीर सेचन। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वीर सेचन कहलाती है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वीर सेचन कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दूं। वह प्रक्रिया कहलाती है वीर सेचन कहलाती है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जीवाणु भोजी जो जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? यानी जीवाणु भोजी होते हैं जो विषाणु होते हैं उनका अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो उनका अनुवांशिक पदार्थ होता है या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? या डीएनए या फिर आरएनए। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जीवाणु भोजी होते हैं इनमें क्या होता है? या तो डीएनए होता है इनका अनुवांशिक पदार्थ या फिर क्या होता है? आरएनए होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इसमें दिया आणविक कैंची। आणविक कैंची क्या होती है? आपको पता होगा जो आणविक कैंची होती है इनके लिए क्या कहते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। जो आणविक कैंची होती है इनके लिए प्रतिबंधन एंजाइम नाम से भी जानते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन भी हो जाएगा। प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं इनके लिए आणविक कैंची भी कहते हैं, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है कि टीटी एलिल जोड़ा है। जो टीटी एलिल है ये आपको पता है स्मॉल कैपिटल टी ये तो सब युग्म होता है। स्मॉल टी ये क्या होता है? ये भी समयुग्मी होता है। अगर बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी की तो ये क्या होता है? ये होता है विषम युग्म होता है। ये कैसा होता है? ये विषम युग्मजी होता है। और ये विषम युग्मजी होता है और साथ साथ ये लंबा भी होता है। ये बौना होता है, ये लंबा होता है। इसमें अगर विषम युग्म की है ये लंबा भी है तो इसमें सही ऑप्शन क्या जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विषम युग्म की लंबा। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा? सही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है विषम युग्मजी लंबा। यानी दूसरा ऑप्शन इसमें सही है विषम युग्मजी लंबा। यानी जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये विषम युग्मजी और लंबा पौधा है, ठीक है। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अगला क्वेश्चन दिया है बीटी कपास किससे निर्मित होती है? बीटी कपास होती है ये किससे निर्मित होती है? तो ये होती है जीवाणु द्वारा। किससे निर्मित होती है? जो बीटी कपास होती है ये जीवाणु द्वारा निर्मित होती है। ये जो बीटी कपास होती है किससे निर्मित होती है? बीटी कपास जीवाणु द्वारा निर्मित होती है। और बीटी की फुल फॉर्म होती है बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस। जो बीटी होता है इसका होता है बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस। आपको पता है बीटी कपास भी होती है, बीटी मक्का भी होती है, बीटी टमाटर भी होते हैं। तो ये जो फसलें होती है ये होती है फसलें होती है ये जीवाणु द्वारा बनाई जाती है। इसमें बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस जो जीवाणु होता है उसका जीन ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता है? तो ये आपको दे रखे हैं। इसमें पूछा गया द्वितीय उपभोक्ता कौन सा? तो द्वितीय उपभोक्ता इसमें दे रखा है छिपकली। तो छिपकली है वो क्या है? वो द्वितीय उपभोक्ता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है? इसमें पूछा कौन जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है। जैव विविधता क्या होती है? जैसे पेड़ पौधों की भारी मात्रा अतिदोहन करना, पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में काटना, पहाड़ों को तोड़ना फोड़ना, ये सब होता है। ये होता है जो जैव विविधता की हानि होती है। तो इसमें क्या है? अतिदोहन करने से जैव विविधता होती है। सह विलुप्तता से क्या होता है? जैव विविधता की हानि होती है। आबादी क्षति होती है। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण भी जैव विविधता की हानि होती है। इसमें पूछा है कारण कौन सा है जो नहीं है? तो वो है वनीकरण। यानी अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो पेड़ पौधे अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा? तो जितनी भी जो जैव विविधता की हानि होती है ये नहीं होती। यानी इसको क्या रोका जाता है? जैसे कि वनीकरण करने से यानी पेड़ पौधे लगाने से क्या होता है? जैव विविधता होती है इसके कर संरक्षण किया जाता है, ठीक है। यानी जैव विविधता हानि को रोका जाता है पेड़ पौधे लगाने से। अब सेट हम तीसरा देखते हैं। 2025 का सेट है। 2025 का सेट दे रखा है तीसरा। ये है KI सेट। इसमें क्वेश्चन दिया है लघु बीजाणु धानी के किस परत के कोशिका द्विकेंद्रीय होती है? तो मैंने आपको बताया था पहले ही क्वेश्चन था कि टेप्टम होती है वो कैसे द्विकेंद्रीय कोशिका होती है उसमें।
उस उसको द्विकेंद्र की होता है, ठीक है। तो वो क्या होती है, टेप्टम। तो इसमें सही ऑप्शन क्या आएगा, इसमें सही ऑप्शन आएगा टेप्टम। टेप्टम क्या होता है, टेप्टम होता है द्विकेंद्रीय, ठीक है। और ये क्या करता है, परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया रखा है लक्षणों की वंशागति। लक्षणों की वंशागति के संबंधी मेंडल के परिणामों पुनः खोज किसने की थी, यानी जो मेंडल ने पुनः खोज की गई थी 1900 में, किसने की थी, तो वो की थी डीब्रिज ने की थी, कॉरेंस ने की थी, और बॉन सेरमोक। इन तीनों ने मिलकर डीब्रिज ने, कॉरेंस ने और सेरमोक ने मिलकर जो मेंडल के नियम थे उनके लिए पुनः प्रतिपादित किया था 1900 में। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी इन तीनों लोगों ने की थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड संभाग का जो टीआई प्लाज्मिड होता है, इसका संभाग जो होता है, जो फैक्टर होता है, का उपयोग किस परपोसी में अपनी अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है। जो टीआई प्लाज्मिड होता है, इसका उपयोग किया जाता है पादपों में। किसमें किया जाता है, जो टीआई प्लाज्मिड होता है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, पादपों में किया जाता है, ठीक है। तो जो टीआई प्लाज्मिड होता है, इसका उपयोग पादपों में किया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा एक सहभोजता का उदाहरण है, नहीं सहभोजता का इसमें कौन सा उदाहरण है, सहभोजता का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें है जो अधिपादप होते हैं, जो अधिपादप होते हैं इनमें इन अधिपादप एपिफाइट होते हैं। एपिफाइट मतलब इनका ये क्या है, इसका उदाहरण है, ये है सहभोजता का। सहभोजता क्या होता है, यानी एक को हानि हो, एक के लिए लाभ हो, एक को ना हानि हो ना कोई मतलब लाभ हो। जैसे मान लो पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ के ऊपर आपने देखा होगा कि नीम का भी वृक्ष जमा आता है, आर्किड का भी वृक्ष जमा आता है, ठीक है। तो पीपल का पेड़ होता है, उसके लिए ना तो हानि होती है और ना ही कोई लाभ होता है उस पेड़ से। और जो होता है आर्किड या नीम का पौधा होता है, उसके लिए जो लाभ मिलता है, उसके लिए क्या होता है, उससे उसकी वृद्धि करने को उसके लिए स्थान मिलता है। तो नीम के पौधे के लिए तो लाभ होता है, और पीपल पौधे को ना लाभ होता है ना ही हानि होती है, जैसे कहते हैं सहभोजता, ठीक है। जिसे कहते हैं सहभोजता, ठीक है। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, अधिपादप हो जाएगा, एपिफाइट उसका उदाहरण हो जाएगा, सहभोजता का उदाहरण होता है एपिफाइट। अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है जो परागकण होता है, जो परागकण होता है इसकी बाह्य चोल किससे बनी होती है। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो परागकण होता है इसकी बाह्य चोल होती है, वो किससे बनी होती है, वो होती है स्पोरोपोलिन से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से बनी हुई होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो परागकण का बाह्य चोल होता है किससे बना होता है, स्पोरोपोलिन से बना होता है। और अंतःचोल होता है वो होता है पैक्टोसेलुलोज का। किसका, अगर अंतःसेलुलोज की बात, अगर बाह्य चोल है, अंतःचोल की बात करें तो वो क्या होता है, पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। और जो बाह्य चोल होता है वो क्या होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये सेट 4 का क्वेश्चन है 25 का। और इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप ट्रांजिशन कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन है वो कौन सा है, यानी ये दिए 4 क्वेश्चन दिए, इन चार में वह कौन सा है जो कोडॉन है, सॉरी स्टॉप कोडॉन नहीं है, इसे पूछा गया स्टॉप कोडॉन नहीं है इसमें। तो ठीक है, आप बताओ AUG, UAG, UAG, UAA और UGA, UGA, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों तो होते हैं स्टॉप कोडॉन। ये क्या होते हैं, ये तीनों होते हैं स्टॉप कोडॉन होते हैं, ठीक है, स्टॉप कोडॉन होते हैं। और जो AUG होता है, AUG होता है, ये क्या होता है, ये होता है स्टार्ट कोडॉन। ये क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन, ये होता है स्टार्ट कोडॉन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो AUG होता है, यानी आपको लास्ट ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, ये है AUG। ये क्या है, यही इसका सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन कोडॉन नहीं है, स्टॉप कोडॉन कौन नहीं है, तो क्या कौन नहीं, AUG नहीं। और ये AUU, UAG और UGA, ये क्या होते हैं, ये स्टॉप कोडॉन होते हैं। ये तीन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्टॉप कोडॉन। और AUG होता है, ये क्या होता है, ये होता है स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया, वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिरंजित प्रक्रियाओं का कहते हैं, यानी बहुत तेज होने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो वातावरण में कुछ एंटीजन उपस्थित है, इनके प्रति जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसमें बहुत तेजी से कुछ बदलाव होने लगते हैं, तो वो क्या होता है, उसे कहते हैं एलर्जी। जैसे अगर आप धूप में, अभी आप थोड़ी थोड़ी, अभी क्या है, अभी सर सर्दी का मौसम जा रहा है, अगर आप अपने कमरे में बैठे हुए आप तेज धूप में जाते हैं, तो आप ये बहुत सारे ऐसा लगा कि आपके शरीर को चींटी सी काट रही है, चींटी होती है उसकी तरफ काट रही है, कुछ सुई चुभ रही है, तो वो क्या होती है, वो एक प्रकार की एलर्जी होती है, ठीक है, ये होती है एलर्जी। अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है पीसीआर क्या तात्पर्य है, पीसीआर क्या तात्पर्य, इसमें इसकी पूछेगी, इसका फुल फॉर्म पूछेगा। पीसीआर फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें ये पहला ऑप्शन है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है, पीसीआर होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब होता है पीसीआर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होती है पीसीआर और फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये सेट नंबर, ये 5वें सेट का, आप होता है हर सेट में ये कितने सेट है, लगभग 37 सेट है। 37 सेट में हर सेट में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, हर सेट में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं।
तो इसमें क्वेश्चन 428 क्या आंसर 2 और 4×3 = 12 यानी लगभग 150 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। 150 क्वेश्चन टोटल है। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाले, एक वीडियो बहुत ही लंबी नहीं होने, छोटी वीडियो होने वाली है। 150 क्वेश्चन हिसाब से बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, ठीक है। इसमें ये सेट 5 क्वेश्चन है। आवर्तनीय भूपोष, आवर्तनीय भूपोष कैसा होता है? आवर्त होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है। तो इसमें ऑप्शन है त्रिगुणित होता है। यानी जो आवर्ती भूपोष होता है ये क्या होता है? त्रिगुणित होता है। आपको बताओ कि ध्रुवीय केंद्र को होता है ये तो 2n होता है, ध्रुवीय केंद्र 2n होता है, और नवीन होता है वो क्या सिंगल n होता है। इन दोनों के निश्चय होता है 3n संरचना बनती है, केवल 3n संरचना बनती है, इसी कहते हैं भूपोष निर्माण होता है, ठीक है। आपको मैं बताऊं ये 3n ये दे रखा है भूपोष का, भूपोष दे रखा, ये कम से कम जितने क्वेश्चन 150 क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन की आवर्ती भूपोष है वो, मतलब वो कितना क्या होता है? अगर होता है द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है। तो इसमें या तो आपके लिए त्रिगुण दिया होगा, या तो 3n दिया होगा, या फिर आपके लिए 3x दिया होगा। ऐसे कुछ का दिया होगा तो आपको इसी में टिक करना है, 3x हो या फिर 3n हो या फिर त्रिगुणित हो, ठीक है। भूपोष त्रिगुणित होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेंडल के एकल संकर टॉस में मटर के लंबे पौधे और बौने पौधों में जो फिनोटाइप था वो क्या था? तो वो फिनोटाइप था 3:1 था। वो क्या था? 3:1 फिनोटाइप था इसका, ठीक है। ये आपके लिए याद रखना है, 3:1 था। और द्विसंकर टॉस में क्या था? द्विसंकर टॉस में 9:3:3:3:1। जब द्विसंकर की बात होगी तो क्या होता है? 9:3:3:1 होता है ये द्विसंकर के लिए, और एक संकर क्या है? 3:1 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है द्विसंकर, द्विसंकर। अगर द्विसंकर की बात होगी तो फिनोटाइप क्या था? तो था 9:3:1, ठीक। और द्विसंकर की बात करें, एक संकर की बात करें, 3:1 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या होता है? तो टाइफाइड के रोगजनक का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। तो टाइफाइड का रोगजनक होता है उसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधों का नहीं है? जो मरुस्थलीय पौधे पाए जाते हैं, राजस्थान की साइड पौधे पाए जाते हैं, उनमें से इनमें कौन सा जो लक्षण है वो नहीं होता है? तो देखो, पत्ती की सतह मोटी होती है, ये तो लक्षण होता है। जैसे पूछा नहीं होता है, तो ये तो पत्ती मोटी होती है, उपत्वचा होती है वो मोटी होती है, ठीक है। रंध्र गहरे गर्त में उपस्थित होते हैं, जो रंध्र तो गहरे गर्त होते हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। इसका बात करते हैं पत्तियों का कार्य होता है, वो तना करता है। जैसे आपने वो नर्सरी कैक्टस होता है, कैक्टस में जो पत्तियां होती है वो तने की तरह काम करती है, तो ये भी ऑप्शन सही, ये भी होता है लक्षण इसका, ये भी लक्षण होता है, ये भी लक्षण, ये तीनों तो लक्षण होते हैं। परंतु ये लक्षण होता है पत्तियों के रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं, ये होता ही नहीं है। क्योंकि अगर रंध्र दोनों सतह पाए जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन संख्या वो ज्यादा होगा। तो आपको पता होगा जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहां पर पानी की बहुत कमी होती है। तो इसमें गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा चौथा, ठीक है। तो इसमें चौथा गलत ऑप्शन हो जाएगा, यानी गलत लक्षण गलत हो जाएगा, परंतु ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्ण भवन की क्षमता पाई जाती है। पूर्ण भवन मतलब होता है अगर एक बार मान लो ये पेन है, इस पेन को अगर मैं कट कर दूं तो इसमें से दो पेन बन जाएंगे। जैसे अब आपके लिए भी एग्जांपल दिखाता हूँ, नहीं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। देखो हमारे पास दो पेन है, अभी अभी आपको दो पेन दिख रहे हैं, ठीक है। इसको हम एक पेन मान लेते हैं। अगर इसको हम अलग अलग कर देते हैं, अगर इसे हम काट देते हैं, बीच से काट देते हैं, ये एक पेन बन गया, ये एक पेन बन गया, ठीक है। अभी पेन एक था, अगर हम इसको कट कर देते हैं तो इसमें क्या था? ये दो दो भाग बनते हैं, ये दोनों भाग के पेन के रूप में बन जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पुनर्दोहन का मतलब होता है कि दोबारा से उद्दोहन करना। तो उसमें पूछा गया किसकी क्षमता पाई जाती है? तो वो क्षमता सिर्फ जो होता है हाइड्रा, हाइड्रा होता है, हाइड्रा में क्षमता पाई जाती है। पुनर्दोहन की क्षमता होती है हाइड्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है? जो टर्नर सिंड्रोम है उसका कारण क्या है? तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसका क्या कारण है? आपको पता है टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें एक गुणसूत्र कम होता है। क्या होता है? एक गुणसूत्र कम होता है, एक गुणसूत्र कम होता है, ठीक है। एक गुणसूत्र क्या होता है? कम होता है। तो वैसे तो आप बताओ मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाया जाता है, उसमें कितने होते हैं? उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर टर्नर सिंड्रोम होगा तो उसको कितने रहते हैं? 45 गुणसूत्र रह जाते हैं, ठीक है। 45 गुणसूत्र रह जाते हैं। तो इसमें से क्या देखो, अगर ये होता तो 47 हो जाएंगे। और ये क्या है? लिंग गुणसूत्र है। ये क्या है? लिंग गुणसूत्र है। जहां पर एक गुणसूत्र की कमी है, यहाँ पर क्या ये ओ बना हुआ है, वो का मतलब कि यहाँ पर एक गुणसूत्र की कमी है। यहाँ पर 45 टर्नर सिंड्रोम में कितना 45 गुणसूत्र होते हैं। आपको ये मैंने बता दिया कि 45 गुणसूत्र होते हैं। और अब एक कमी होगी तो उसमें सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया? अगले क्वेश्चन में दिया हुआ कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है? यानी ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए खंडों के लिए जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? तो वो है लाइगेज। क्या होता है? लाइगेज। जो डीएनए खंडों को जोड़ता है वो क्या होता है? लाइगेज। और जो डीएनए खंडों को काटता है, जो डीएनए के लिए काटता है वो होता है प्रतिबंधन एंजाइम। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। अगर हम डीएनए, ये मान लो डीएनए है, अगर उसको साइड से काट रहे हैं, इस साइड काट रहे हैं, इस साइड काट रहे हैं, अगर साइडों से काट रहे हैं तो काटेंगे एक्सो
एक्जो न्यूक्लियस द्वारा काटेंगे, प्रतिबंधन एग्जाम होता है, ये भी प्रतिबंधन एंजाइम होता है। अगर साइडों से काट रहे हैं तो एक्जो न्यूक्लियस से काटेंगे, अगर किसी विशिष्ट स्थान पर काट रहे हैं यानी बीच में काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं, ये एक विशिष्ट स्थान पर काट रहे हैं तो किससे काटेंगे, तो काटेंगे एंडो न्यूक्लियस। एंडो मतलब अंदर, एक्जो मतलब बाहर। तो अगर बाहर की साइड काट रहे हैं तो एक्जो न्यूक्लियस और अंदर की साइड काट रहे हैं तो एंडो न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जीव से उसके वातावरण के संबंध में जीव से उसके वातावरण के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को कहते हैं। जीव और उसके से मैं, हम लोग जीव है और हमारे आसपास जो वातावरण है, इसके इस वातावरण के और हमारे संबंध की परस्पर संबंध को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पारिस्थितिकी। उसमें तीसरा ऑप्शन क्या है, सही रहेगा। जीव के और उसके वातावरण के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं, उसके क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन से मक्का में, जो मक्का है, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। जो मक्का होती है उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है, उसमें आती है 20। कितनी पाई जाती है, 20 पाई जाती है। ठीक है, और मनुष्य में कितनी पाई जाती है, मनुष्य में पाई जाती है 46। ये होगी मक्का की, और ये क्या होगी, ये जो 46 है ये किसकी है, ये होती है मनुष्य की। ये मनुष्य वाला तो मनुष्य में कई बार, इसमें इस सेट में करा रहा हूँ, उसमें कई बार पूछा गया कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसमें आया 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य में। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्लाइफेंटर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। जो क्लाइफेंटर सिंड्रोम होता है उसमें लिंग गुणसूत्र की संख्या पूछी गई, उसमें कितनी होती है, उसमें होती है एक्स एक्स वाई। क्या होती है, एक्स एक्स वाई हो जाती है। इसमें क्या होती है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। क्या होता है, एक जो क्लाइफेंटर सिंड्रोम होता है इसमें अगर टोटल गुणसूत्र पूछे, टोटल गुणसूत्र पूछेगा तो कितने होते हैं, 46 का 47, यानी एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। कितने जाते हैं, तो जाते हैं 47। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, वो जाते हैं एक्स एक्स वाई। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन सही होगा एक्स एक्स वाई। जो क्लाइफेंटर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स वाई हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संभाग, ये हम पढ़ चुके हैं। पादप कोशिका में पढ़ा टीआई प्लाज्म। क्या होता है, टीआई प्लाज्म होता है। तो टीआई प्लाज्म होता है, इसके लिए किसका, पादप कोशिका का संभाग होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समष्टि का गुण है। जैसे पूछा गया निम्नलिखित में समष्टि का गुण क्या है। समष्टि की बात करें, समष्टि क्या होती है, तो समष्टि जैसे जीवों के एक समूह के लिए हम कहते हैं समष्टि कहते हैं। तो इसमें क्या पूछे, समष्टि का गुण पूछा गया। तो मृत्यु दर, जन्म दर और घनत्व, ये तीनों चीजें क्या होती है, ये तीनों चीजें समष्टि का गुण होता है। ये तीनों समष्टि के गुण होते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि जन्म दर, जैसे जन्म अगर अधिक, जन्म अगर मृत्यु अधिक होगी तो ये समष्टि का घनत्व कम हो जाएगा। ये समष्टि में संख्या होगी, जीवों की संख्या भी कम हो जाएगी। अगर मृत्यु होगी तो कम हो जाएगी, और जन्म होगा तो बढ़ जाएगी। और घनत्व का मतलब होगा कितने बीच में कितने क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वो घनत्व होता है। तो ठीक है, ये तीनों गुण क्या होते हैं, समष्टि गुण होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है टेप्टेम का कार्य क्या है। अब देखो यहाँ से क्या है, 2024 का सेट चालू हो गया, 2024 के सेट के क्वेश्चन आने चालू हो गए। ठीक है, तो इसमें पूछा गया टेप्टेम परत का काम क्या होता है। जो टेप्टेम परत है उसका काम क्या है, तो उसका काम है परागकणों को पोषण प्रदान करना। टेप्टेम का काम क्या होता है, परागकणों को पोषण प्रदान करना। ठीक है, टेप्टेम का क्या होता है, परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम होता है। अब इसका बात करें अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में कौन एक अप्रधारी है। अप्रधारी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मृत शरीर होता है, मृत शरीर के लिए उसके उसके कारण पदार्थ को अकारण पदार्थ में चेंज करता है, जो क्या होता है उसे कहते हैं अप्रधारी। जो होते हैं अपघटक, अपघटक उसमें क्या है, केचुआ केचुआ होता है, जो केचुआ होता है वो क्या होता है, एक अप्रधारी होता है। ठीक है, अपराधारी अपघटक की तरह काम करता है केचुआ। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा हड्डी तोड़, जो हड्डी तोड़ बुखार होता है, डेंगू बुखार होता है, ये किस मच्छर के द्वारा होता है। हड्डी तोड़ बुखार होता है किस मच्छर के द्वारा होता है, तो उसमें इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा एडीज मच्छर, यानी एडीज जो मदर मच्छर होती है उसके द्वारा होता है डेंगू बुखार या हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। ठीक है, इसको अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है। ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जहाँ लाइगेज वाला क्वेश्चन था, इसमें पूछा जाता है डीएनए खंडों को कौन जोड़ता है। वहां पर जो लाइगेज था वो डीएनए खंडों को जोड़ता है। और यहाँ पूछा गया कौन विशिष्ट स्थान से काटता है, तो विशिष्ट स्थान से यानी कि बीच से या कहीं एक विशिष्ट स्थान से कौन काटता है, वो काटता है एंडोन्यूक्लियस। कौन काटता है, एंडोन्यूक्लियस। अगर पूछे बाहर की ओर कौन काटता है, बाहर की ओर कौन काटता है, एक्सोन्यूक्लियस काटता है। इसमें लिख देंगे बाहर की ओर, बाहर की ओर काटने वाला, बाहर की साइड काटने वाला। ठीक है, बाहर की साइड कट करने जो कट करता है वो क्या होता है, बाहर की साइड कट करता है एक्सोन्यूक्लियस, और अंदर की साइड जो कट करता है वो कौन होता है, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सेट 2 का है 2024 के। ठीक है, समझे आवर्त बीजी गुण कौन होता है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, मैंने ये क्वेश्चन पीछे भी करा था, उसमें क्या होता है, त्रिवृत होता है। ठीक है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, त्रिवृत होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विडाल टेस्ट। जो विडाल टेस्ट होता है किस बीमारी के लिए चेक कर रहे हैं, विडाल टेस्ट द्वारा कौन सी बीमारी चेक की जाती है, वो होती है टाइफाइड। जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड जो जांच होती है, टाइफाइड जांच किससे होती है, विडाल टेस्ट द्वारा। आप लोगों पैथोलॉजी लैब होती है, जैसे मेरे दोस्त की लैब है तो विडाल टेस्ट करता है, तो वो क्या करता है, विडाल टेस्ट में इस टाइफाइड की जांच करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पूछा गया
108 लघु बीजाणु के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अछूत वहन कारण होंगे। और यहाँ पर पूछा गया अगर 108 हमें लघु बीजाणु यानी पराग बनाने हैं तो लघु बीजाणु मात्र कोश के एमएमसी होते हैं, उसमें कितनी बार अर्धसूत्री वहन कराना होगा। तो अब होता है 1 एमएमसी से, यानी 1 एमएमसी से क्या होता है, 1 एमएमसी से अगर अर्धसूत्री वहन कराते हैं, क्या करते हैं, अर्धसूत्री वहन कराते हैं, अर्धसूत्री। और एक एक बार में 1 एमएमसी में अगर अर्धसूत्री वहन कराते हैं तो कितने कितने बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। हमें बनाने कितने, यहाँ बनाने 108 लघु बीजाणु बनाने हैं। तो यानी 108 के लिए हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो लगभग कितना, 4 एक 27 बार क्या करना पड़ेगा, 27 बार 108 लघु बीजाणु बनाने के लिए एमएमसी कोशिका में 27 बार अर्धसूत्री वहन कराना होगा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, इसमें सही ऑप्शन रहेगा बी। इसमें सही ऑप्शन होगा बी, यानी 27 बार क्या करना पड़ेगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री वहन कराना होगा। ठीक है, अर्धसूत्री वहन कराना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन दिया गया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, ये भी एक क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। क्रोमोसोम से रिलेटेड एक बीमारी होती है, ये होती है गुणसूत्र की 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता के कारण। 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, जो हमारे शरीर में आपको पता है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी में से 21वीं जोड़ी जो होती है वो एक्स एक्स होती है, उस पर ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी मतलब तीन एक्स हो जाते हैं, वहां पर क्या होते हैं, 3 एक्स हो जाते हैं। तो वो क्या होती है, उससे डाउन सिंड्रोम जो रोग होता है वो फैल जाता है। ठीक है, इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन से दिया हुआ है पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री मादा जनन का प्रयोग करता है, मादा जनन का प्रतिनिधित्व करता है। यानी पुष्पों में वह कौन सा अंग होता है जो मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो वो होता है जायांग। क्या होता है, जायांग होता है। वो क्या होता है, जायांग होता है। पुंगुंग क्या होता है, पुंगुंग होता है नर जनन अंग। ये क्या होता है, नर जनन अंग होता है। ये होता है नर जनन अंग होता है। ठीक है, पुंगुंग होता है नर जनन अंग, और जो जायांग होता है वो क्या होता है, स्त्री जनन अंग होता है। और परागकोश क्या होता है, पुंगुंग का ही एक पार्ट होता है। टेप्टन क्या होती है, ये परागकोश की सबसे आंतरिक भित्ति होती है। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, अगले क्वेश्चन में दिया गया पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं। और जो पुरुष जनन तंत्र होता है उसमें कितने वृषण पाए जाते हैं, तो ये एक जोड़ी पाए जाते हैं। ये तो सभी को अच्छे से पता ही होगा कि एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर। ठीक है, और अंडाशय एक जोड़ी पाए जाते हैं स्त्री के अंदर। अगर बात करें अंडाशय की, तो अंडाशय भी कितनी होती है, अंडाशय भी स्त्री के अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, एक जोड़ा होता है, एक जोड़ी अंडाशय भी होती है, एक जोड़ी वृषण भी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, एमआरआई संकेताक्षर है, इसका पूर्ण रूप क्या है। तो इसका होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे मेटाफिजिक ये भी नहीं होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इम्यूनिटी ये भी नहीं होता है, मेटाफिजिक ये भी नहीं होता है। इसमें सही ऑप्शन क्या है, इसमें सही ऑप्शन है दूसरा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन से दिया गया दात्र कोश का आरक्तता। दात्र कोश का आरक्तता किस रोग के उत्पन्न, किस प्रकार के उत्पादन के कारण होता है। तो वो होता है बिंदु उत्पादन। उत्पादन 2 प्रकार का होता है, एक तो फ्रेम से यानी फ्रेम उत्पादन होता है। ठीक है, और एक होता है बिंदु उत्पादन। तो जो बिंदु उत्पादन होता है ये क्या होता है, दात्र कोश का होती है, सिकल सेल एनीमिया होती है, इसके ये क्या होता है, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है, सॉरी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन से दिया है, ये सेट 4 का 2024 में सेट आया था, 2024 का 14 सेट है जी जी है। इसमें क्या, इसका पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। आपको पता है थायमिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, एडेनिन भी होता है। ठीक है, तो ये तो 3 4 पाए जाते हैं, उसमें से पूछेगा होता कौन सा नहीं है। तो थायमिन भी होता है, यूरेसिल नहीं होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या आएगा, इसमें सही ऑप्शन आएगा बी, दूसरा सही ऑप्शन आएगा। ठीक है, जो यूरेसिल होता है ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है, ये पाया जाता है आरएनए के अंदर। ठीक है, यूरेसिल होता है ये आरएनए के अंदर पाया जाता है। और थायमिन, थायमिन क्या होता है, अरे भैया, यूरेसिल पाया जाता है आरएनए के अंदर, और थायमिन पाया जाता है डीएनए के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने कितने विपर्यात्मक लक्षण लिए थे। तो उसने लिए थे 7 जोड़ी। कितने लिए थे, उसने 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। तो इसमें सही ऑप्शन क्या था, सही ऑप्शन रहेगा ए, जो 7 जोड़ी लक्षण लिए थे उसने मेंडल ने अपने प्रयोग में। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है दात्र कोश का। देखो भाई अभी थोड़ी देर पहले दात्र कोश का उत्पादन कौन सा होता है, वो होता है बिंदु उत्पादन। क्या होता है, पॉइंट परिवर्तन होता है।
पॉइंट म्यूटेशन होता है, ठीक है। एक होता है फ्रेम म्यूटेशन, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन। तो ये सिकल सेल एनीमिया होती है, इसमें जो पॉइंट म्यूटेशन द्वारा क्या होता है कि बिंदु उत्परिवर्तन द्वारा ये रोग होता है, ठीक है। परागकोष पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? परागकण, सॉरी सॉरी सॉरी, जो परागकण होते हैं ये परागकण पुष्प के किस अंग के अंदर बनते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन, किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? तो बनते हैं जो बनते हैं वो बनते हैं लघु बीजाणु धानी के अंदर। क्या बनते हैं? लघु बीजाणु धानी, या फिर परागकोष के अंदर ही परागकणों का निर्माण होता है। परागकोष के अंदर लघु बीजाणु होती है, एक परागकोष में 4 लघु बीजाणु पाई जाती है, तो उन्हीं के अंदर क्या परागकणों का निर्माण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पूछेगा सेट 5 से, यह निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म रूप में अच्छी तरह होते हैं? वो होता है स्पोरोपोलिन। इसमें होता क्या? उसमें होता है स्पोरोपोलिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, तो जीवाणु जो परागकण होते हैं बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। एक बार अगला क्वेश्चन से, निम्न में से किसने प्रतिपादन किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग के है? तो ये डार्विन के द्वारा। डार्विन ने बताया कि अंगों का जैसा उपयोग करो उस विकास में होता है, उनके कारण जो होता है जीवन का विकास हुआ है, ठीक है। अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग के कारण क्या जीवों का विकास हुआ है, ठीक है। ऐसा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक गैर संक्रामक रोग है? ऐसा कौन सा रोग है जो छू से नहीं फैलता? तो वो होता है कैंसर रोग। कैंसर रोग एक ऐसा रोग है जो किसी भी व्यक्ति को छूने से, कपड़े यूज करने से नहीं फैलता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन से, परपोषी कोशिका में बीजातीय डीएनए, जो बीजातीय डीएनए को प्रवेश कराने हेतु निम्न से कौन सी विधि उपयोग की जाती है? किसी भी परपोषी कोशिका उसके अंदर कोई दूसरा डीएनए प्रवेश कराने के लिए कौन कौन सी विधि का उपयोग किया था? वो होती है एक तो सूक्ष्म अंतःक्षेपण, ये भी होती है, बायोलिस्टिक ये भी होती है, और हानिकारक होता है। इन तीनों के द्वारा बायोलिस्टिक गन होती है, गन के द्वारा उपयोग किया था, ठीक है। तो इन तीनों के द्वारा क्या होता है कि परपोषी कोशिका में एक डीएनए के लिए विजातीय डीएनए के लिए प्रवेश कराते हैं, ठीक है। तो ये तीन विधि आती है, सूक्ष्म अंतःक्षेपण और बायोलिस्टिक और जो होती है हानिकारक रोजन। इन तीनों की सहायता से हम किसी भी परपोषी कोशिका में कोई दूसरा डीएनए प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है जेनेटिक इंजीनियर। जो जेनेटिक इंजीनियर है इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जो जेनेटिक इंजीनियर है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो पूछा गया है। तो होता है कृषि में भी इसका उपयोग होता है, चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता है, वैक्सीन बनाने में इसका उपयोग होता है, चिकित्सा में उपयोग होता है तो वैक्सीन बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है? सॉरी, इसमें पूछा कौन सा आभासी फल नहीं है। आपको पता है जो फल दो प्रकार के होते हैं। फल किससे बनते हैं? अंडाशय से बनते हैं। किससे बनते हैं? अंडाशय से बनते हैं। अंडाशय जो अंडाशय से बनते हैं वो तो होते हैं सत्य फल। वो क्या होते हैं? सत्य फल होते हैं। अंडाशय से बनते हैं वो सत्य फल होते हैं, और जो अंडाशय से नहीं बनते हैं, तो अंडाशय से नहीं बनते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं असत्य फल होते हैं। उन्हें हम कूट फल भी कहते हैं, या आभासी फल भी कहते हैं, उन्हें कूट फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूट फल कहते हैं, या फिर आभासी फल कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। तो अंडाशय से बनते हैं वो होते हैं सत्य फल, और जो अंडाशय से नहीं बनते उन्हें असत्य फल, कूट फल और आभासी फल तीनों कहते हैं। नहीं कुछ कहते हैं। तो पूछा आभासी फल नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा गया, तो वो क्या नहीं, वो होता आम नहीं है। वो क्या? आम नहीं। आभासी फल तीन है, काजू भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, अखरोट भी होता है, सेब भी होता है। ये तीनों कहते हैं, ये तो तीनों आभासी फल है। परंतु आम है, ये क्या है? ये असत्य फल नहीं है, सत्य फल होता है, ये सत्य फल है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हड्डी तोड़ बुखार, ये तो मैंने पढ़ा रखा है। ये किसके द्वारा होता है? एडिस मच्छर द्वारा होता है। ये तो मैंने पढ़ाया भी था कुछ देर पहले ये क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन से पूछा गया जल प्रागत पादप का नाम क्या होता है? जल का सूत्र क्या है? याद करो कि जल होता है H2 हाइड्रोजन होता है, जिसमें हाइड्रोजन से हाइड्रिल एक हाइड्रिल होता है, बेरिस्नेरिया भी होता है, ठीक है। जलकुंभी भी होती है शायद, ठीक है। अब देखो ये तीन जो ये क्या होता है, सॉरी देखो जल प्रागत द्वारा हाइड्रिल होता है और बेरिस्नेरिया भी होता है, याद रखना हमारे। जल में हाइड्रोजन होती है, हाइड्रिल याद कर लो, ऐसे ट्रिक बना के याद करो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन से क्या? भ्रूणपोष की कोशिकाएं, जो भ्रूणपोष होता है उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? भ्रूणपोष की कोशिकाएं कैसी होती है? वो होती है त्रिगुण। देखो ये क्वेश्चन तीन बार आ चुका है ये क्वेश्चन, अभी अभी तीन या चार बार और आने वाला है ये क्वेश्चन। भ्रूणपोष की कोशिकाएं कैसी होती है? त्रिगुण होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में दिया गया मधुप के ड्रोन में, जो मधुप के नर ड्रोन होते हैं, नर ड्रोन में मादा मक्खी होती है, मादा मक्खी होती है और नर मक्खी होती है। नर मक्खी की बात करें, नर मक्खी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? जो रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी में 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने होते? 32 पाए जाते हैं। और जो होता है नर ड्रोन होता है, नर मक्खी होती है। नर ड्रोन में कितने पाए जाते हैं? नर ड्रोन होते हैं 16। नर ड्रोन अवरुद्ध होता है। क्या होता है? अवरुद्ध होता है। नर ड्रोन अवरुद्ध होता है, इसलिए 16 पाए जाते हैं, और रानी मक्खी होती है वो द्विगुणित होती है, उसमें 32 पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें सही ऑप्शन रहेगा चौथा सही ऑप्शन रहेगा। नर ड्रोन में कितने पाए जाते हैं? 16 गुण शुद्ध पाए जाते हैं, ठीक है। विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ, देखो ये मैं करा चुका हूँ,
पहले पहले क्वेश्चन में या तो डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा। बी साइड का क्या होता है, डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जन्मजात उपापचय त्रुटि है। इसमें पूछा जन्मजात यानी जो जन्म से ही जो है वो उपापचय त्रुटि क्या है, तो वो होती है फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या होती है, फिनाइल कीटोन यूरिया। ये क्या होती है, जन्मजात उपापचय त्रुटि होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन दिया है बैलेसनेरिया के, बैलेसनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है। ये मैंने अभी आपको बताया था, हाइड्रिला होता था तब तभी बताया था कि बैलेसनेरिया के परागण होता है, उसमें होता है जल द्वारा परागण। कैसे होता है, जल द्वारा परागण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि स्त्रियों आर्तता का जो एमसी साइकिल होती है कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है कहते हैं कि 28 से 29 दिन की होती है, तो उसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 11 लिखे हुए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर बी बना लो या फिर इस प्रकार से रोमन नंबर में 2 लिख लो। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है एमआरएनए की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। एमआरएनए होता है, देखो डीएनए से क्या बनेगा, अगर आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से बनती प्रोटीन, क्या बनेगी, प्रोटीन। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो इसे कहेंगे अनुलेखन। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अनुलेखन। ठीक है, डीएनए से आरएनए अनुलेखन, आरएनए से प्रोटीन तो कहेंगे अनुवादन। क्या कहेंगे, अनुवादन, अनुवादन, अनुवादन। और डीएनए से डीएनए बन रहा है तो कहेंगे प्रतिलेखन। क्या कहेंगे इसे, तो कहेंगे प्रतिलेखन, तो कहेंगे प्रतिलेखन, प्रतिकृतियन, सॉरी प्रतिकृतियन, प्रतिकृतियन। ठीक है, अब आपको याद रखना है यहाँ पे क्या पूछा गया, आरएनए की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण, तो क्या अनुवादन, अनुवादन। इसमें क्या होगा, इसमें अनुवादन, पहला ऑप्शन है अनुवादीकरण या फिर अनुवादन। ये क्या होता है, ये होता है आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया कहते हैं अनुवादीकरण। अनुलेखन डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ बिडाल परीक्षण, बिडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो क्या होता है, बिडाल परीक्षण टाइफाइड की जांच के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बीजांड का बाह्यस्थान जहाँ पर बीजांड में जुड़ा होता है। बीजांड का बाह्यस्थान जहाँ पर बीजांड जुड़ा हुआ होता है वो होता है नाभिका भाग। क्या होता है, वो होता है नाभिका, नाभिका ये वो होता है हाइलम पार्ट। वो क्या होता है, हाइलम पार्ट होता है जहाँ पर बीजांड जुड़ा होता है बीजांड ग्रंथ से। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है टीबी का टीका होता है, वो होता है बीसीजी का टीका। जो टीबी का टीका होता है उसे कहते हैं बीसीजी का टीका। इसका अगला क्वेश्चन दिया, भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय अध्ययन के लिए जाना जाता है, तो पारिस्थितिकी के लिए जाना जाता है। रामदेव मिश्रा के लिए पारिस्थितिकी अध्ययन के लिए किसे जाना जाता है, भारत में रामदेव मिश्रा के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है, तो सभी में होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। परजीवी जीव बनाने में, कृषि में, चिकित्सा में, और वैक्सीन वगैरह निर्माण जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता रूपांतर पौधा है, इसमें जो अनुवांशिकता द्वारा पौधा तैयार किया था वो क्या है, तो बीटी मक्का, बीटी कॉटन, बीटी रास, यानी लगभग ये तीनों क्या है, तीनों क्या है, अनुवांशिक रूपांतर पौधे हैं। ठीक है, इसको बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कूट फल। अब मैं जो ये अभी आपके लिए पढ़ाया था कूट फल, अस्तफल और वासी फल, तो इसमें पूरा कौन सा है, उसमें पहले था कौन सा नहीं है, तो उसमें क्या था, उसमें नहीं पूछा गया था तो क्या था, आम था, तो उसमें आम था। इसमें पूछा गया है कौन सा है, तो उसमें कौन सा है, तो उसमें सेब आया, उसमें सेब था, मैंने अखरोट बताया था, और क्या था, सेब था, अखरोट था और स्ट्रॉबेरी था। ठीक है, तो उसमें सेब क्या हुआ, आवासीय फल हो जाएगा, फिर असत फल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आवर्तबीजी पौधों में भ्रूणपोष। देखो वही आ गया, भ्रूणपोष कितने होते हैं, भ्रूणपोष में क्या होता है, 3x होती है। क्या होती है, 3x, गुणसूत्र संख्या क्या होती है, 3x होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है टाइफाइड। ये क्वेश्चन कितनी बार, दूसरी बार ये भी आएगा। टाइफाइड में होता है, इसका बिडाल टेस्ट होता है बिडाल, और जो जनक होता है, रोगजनक होता है, वो होता है साल्मोनेला टाइफी। वो क्या होता है, साल्मोनेला टाइफ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आंखें द्वारा उभरा हुआ रूप होता है। जो उभरा हुआ रूप होता है कौन सी गैस निकलती है, उसके द्वारा कौन सी गैस निकलती होती है, CO2। आपने देखा तो मैदे के लिए अगर जो वो बनाते हैं, डबल रोटी होती है मोटी मोटी, उनके लिए बनाते हैं, तो उसे एक दिन पहले क्या करते हैं, आटा के लिए रख देते हैं, उसमें कुछ ईस्ट डालते हैं, ईस्ट के द्वारा क्या होता है, उसमें जो सुबह के तो उसमें कुछ इस प्रकार कुछ उभार से दिखाई देते हैं उस आटा के अंदर, इस प्रकार उभार दिखाई देते हैं, इससे क्या निकलती है, फटते हैं, तो CO2 गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आगे दिया है। किसने पुष्टि की डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, यानी किसने बताया था कि डीएनए जो है वो एक अनुवांशिक पदार्थ है, तो वो बताया था हर्षे चेज ने बताया था कि डीएनए जो क्या है वो एक अनुवांशिक पदार्थ है। और ये डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था, इस प्रकार मॉडल था वो किसने दिया था, वो दिया था सटन और बोबेरी ने। किसने,
सटन और बोवेली क्या है, नहीं सॉरी वाटसन क्रिक ने, सॉरी सटन बोवेली ने, वाटसन और क्रिक ने बताया था कि जो डीएनए जो बताया था, वाटसन क्रिक ने बताया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ उसमें, घास परिवार में जो घास परिवार में बीज पत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? घास परिवार है उसमें बीज पत्र के क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रसल। क्या कहते हैं? प्रसल कहते हैं। घास परिवार में बीज पत्र के क्या कहते हैं? प्रसल कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्रोमोसोमी यानी गुणसूत्री विकार कौन सा है? गुणसूत्री विकार कौन सा है? तो मैंने बताया टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफिंटर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, जितने भी सिंड्रोम वो सब क्या है? वो एक है क्रोमोसोमी गुणसूत्र यानी गुणसूत्री क्या है? विकार है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन। आगे से क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है? विशिष्ट स्थान, ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपोर्ट हुआ है। विशिष्ट मतलब बीच से काटता है, यानी एक विशिष्ट स्थान, हमारी इच्छा की यहाँ से कटवाना है, यहाँ से काटना है, बीच बाहरी साइड छोड़ेंगे, बीच में कहीं से काटेंगे तो कैसे काटेंगे? एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, उसकी सहायता से हम काटेंगे। अगर साइड से काटना तो एक्सोन्यूक्लियस से काटेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारी होते हैं सामान्यतः क्या होते हैं? आप बताओ, अगर जो ठंडी एरिया में जो जीव जंतु रहते हैं उनके अंग और उपांग छोटे शरीर के होते हैं। क्या होते हैं? उनके छोटे अंग होते हैं, शरीर के उपांग होते हैं। नहीं, जो छोटे अंग, सभी अंग छोटे, सभी अंग छोटे नहीं हो सकते, छोटे शरीर आकार के, बड़े अंग एक नहीं, उसके क्या होते? छोटे अंग होते हैं और उपांग भी क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। उपमा ने छोटे अंग, छोटे अंग और छोटे अंग। ठीक, शरीर के छोटे अंग होते हैं, छोटे अंग होते हैं। अबे तो अंग भी छोटे होते हैं और अंगों के अंग वो भी छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब ये होता है इसका मेंडल के देखो, ये मैंने आपके लिए बताया था उस टाइम जब मैंने एक संख्या बताया था तो दो संख्या बताया था, तो उसमें क्या है? इसका फिनोटाइप क्या है? जो लक्षण प्रारूप है वो क्या है? वो है 3:9:3:1। ये मैं बता चुका हूँ आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन से। देगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसका श्रवण कौन करता है? तो वो कहते हैं लीडिंग कोशिका है। लीडिंग कोशिका होती है, वो क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। और सटोली कोशिका क्या करती है? ये गुणसूत्र के लिए, ये शुक्राणु के लिए क्या करती है? शुक्राणु का पोषण करती है, शुक्राणु का पोषण करती है, शुक्राणु का पोषण करती है। क्या करती है? शुक्राणु का पोषण करती है। ठीक है, शुक्राणु को पोषण करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है? यानी वायु परागण की विशेषता कौन सी नहीं है? तो पूछ दो, हल्के परागण होंगे तभी उड़ पाएंगे, ये तो विशेषता होती है। बेहतर अनावृत पुंख के स्रोत होते हैं, बड़े बड़े पुंख के स्रोत होते हैं, ये भी होती है। पिच्छ वर्तिका होता है, बड़े बड़े वर्तिका होते हैं, ये भी होती है। तो असंग बीजांड, यानी इसमें बीजांड असंग नहीं हो सकते। जो इसमें वायु परागण है, इसमें जो बीजांड होते हैं वो असंग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है, आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है, आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये है सेट 6 का क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें तो हम देखेंगे पहले क्या है। इसमें दात्र कोष का आरक्ता, यानी कि इसमें पूछा है जो ग्लूटामिक अम्ल है, जो दात्र कोष का होती है, इसमें जो ग्लूटामिक अम्ल होता है इसके स्थान में कौन सा अम्ल आता है? तो वो होता है बेलिन। क्या होता है? बेलिन होता है जो ग्लूटामिक अम्ल होता है। जैसे ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पे क्या होता है? बेलिन नाम का जो अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल होता है, वो ग्लूटामिक अम्ल के लिए हटा देता है और खुद अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? दात्र जो अनिमी होती है, जो इसे कहते हैं दात्र कोष का अरक्ता। इससे क्या होती है? जब ग्लूटामिक की जगह पे बेलिन आता है तो जो गोलाकार जो आरबीसी होती है, आरबीसी हंसी आकार की होती है, किसी तो हंसी आकार की होती है। ठीक है, बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन देखिए, एक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं? तो वो होते हैं 4। कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। ठीक है, तो कितने पेप्टाइड होते हैं? 4 पेप्टाइड बंध होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थिति में से निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो वो क्या है? विटामिन नहीं है। जो लवण और जो तापमान है ये तो होते हैं अनुकूल परिस्थिति के लिए, परंतु विटामिन के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन है तीसरा रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से परागकण में पाए जाते हैं। परागकण होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाते हैं, एक तो होता है जनन केंद्रक होता है, एक होता है जनन केंद्र, एक होता है टूट केंद्र। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक होती है जनन कोशिका, ठीक है, एक होती है जनन कोशिका और एक होती है नलिका कोशिका। एक मिनट रुक जाए, सॉरी। अब इसमें पूछा गया कि जो परागकण है उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो एक तो जनन कोशिका पाई जाती है और एक नलिका कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? तीसरा इसमें सही ऑप्शन रहेगा, एक जनन कोशिका पाई जाती है और एक क्या होती है? एक नलिका कोशिका पाई जाती है। ठीक है, इसके बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो हुआ इसमें यही क्वेश्चन है, दो नलिका केंद्रक, दो वर्षीय कोशिका नहीं होती है, एक नलिका कोशिका, एक नलिका, इसमें तीसरा ऑप्शन सही। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या। अब पूछेगा जो परागधानी होती है, लघु बीजाणुधानी होती है, उनकी कितनी संख्या होती है? उसमें होती है 4 संख्या। कितनी होती है? 4। मैंने आपको बताया था एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। ठीक है,
तो सही ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है 200 नहीं सॉरी 200 जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अशुद्धि कराने होंगे। अब आपके लिए ये बात याद होगी, जो एमएमसी होती है, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जो उसमें अगर विभाजन कराते हैं तो उसमें बनती है 4 कोशिकाएं बनती है, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, और दीर्घ बीजाणु गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, उसमें एक बार अशुद्ध विभाजन कैसे होते हैं, एक बार कराएंगे तो एक ही कोशिका बनती है। ठीक है, अब इसके लिए 200 बनाने हैं तो 200 बार विभाजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 200 बार करना पड़ेगा, और इसके लिए 200 बनाने हैं, इसके लिए 200 बनाने हैं तो हम 200 के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, तो आएगा 50। ठीक है, इधर बनेंगे इधर लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 50 बार अशुद्धि विभाजन कराना होगा। ठीक है, 50 बार कराना होगा, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में 200 बार कराना होगा। तो टोटल मिलाकर कितना जाएंगे, टोटल मिलाकर 250 बार जो होगा, 250 बार क्या करना पड़ेगा, 250 बार अर्धसूत्री विभाजन कराना होगा। कितने बार, 250 बार। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, कि मतलब 200 जौ के दाने बनाने के लिए कम से कम 250 बार हमें अर्धसूत्री विभाजन कराना पड़ेगा, 200 बार कराना पड़ेगा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर, क्योंकि उसमें एक बार अर्धसूत्री विभाजन कराने एक कोशिका बनती है, नहीं एक ही लघु बीजाणु बनता है। ठीक है, सॉरी दीर्घ बीजाणु बनता है, अंड कोशिका में होती है, अंड कोशिका बनती है। और अगर गुरु बीजाणु होगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होगी, तो उसमें एक बार विभाजन कराने पर 4 बार 4 गुरु बीजाणु लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, तो 200 जाते, 200 और 50 250 जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ दोबारा देखो कि जन्मजात उपापचय त्रुटि है तो वो क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया। इसमें ऑप्शन से हो जाएगा, तो फिनाइल कीटोन यूरिया ये जन्मजात बीमारी है। ठीक है, बस हम बात करते हैं अभी सेट आने में 30 2022 का सेट देख रहे हैं, 2022 में जो सेट आया था उसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसमें है पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। इसमें यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो कौन सा फल नहीं है, जो आम है वो आम क्या है, आवासी फल नहीं है। और अखरोट स्ट्रॉबेरी सेब ये आवासी फल है, ट्रू फल, फॉल्स फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट इंग्लिश में कहते हैं फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन दिया गया है प्रोटीन संश्लेषण के समय, प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ हेतु जो प्रारंभ कोडॉन है वो क्या होता है, AUG। ये मैं पढ़ा रखता हूँ के लिए AUG होता है, वो प्रारंभ कोडॉन होता है UAG, UAA और UGA। ये क्या होता है, ये तीनों स्टॉप कोडॉन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे से क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण का प्रदूषक है, जो जैव निम्नीकरण है उसमें जैव प्रदूषक कौन है, तो उसमें क्या, उसमें कौन है, तो प्लास्टिक है, ये जो सूक्ष्म जीव द्वारा ये घटित नहीं हो सकती। एवस्टॉक है, ये भी नायलॉन की तरह होता है, ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, क्योंकि जैव निम्नीकरण का नहीं है, क्योंकि ये भी जो जीवाणु द्वारा इसका भी निम्नीकरण नहीं हो सकता। बायोतमल है, बायोतमल के लिए हम जीवाणु द्वारा क्या कर सकते हैं, इसे खत्म कर सकते हैं। ई कचरा इसके लिए बायोतमल द्वारा खत्म नहीं, सॉरी ई कचरा के लिए जैव जो होता है, जैव विघटक होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं, उनके द्वारा हम खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसमें जो बायोतमल होता है इसके लिए सूर्य जीव द्वारा घटित कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि गड़ियाल, जो गड़ियाल तृणवास केंद्र कुकरेल है, ये कहाँ स्थित है, तो गड़ियाल है हमारे लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ ये लखनऊ है, लखनऊ में ये क्या है, जो ये गड़ियाल का पूर्णवास केंद्र है, कुकरेल स्थित है, कहाँ है, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है दोहरा निषेचन। ये सेट 2 क्वेश्चन है 2022 के। दोहरा निषेचन होता है, एक किसमें होता है, शैवाल में होता है, कवक में होता है, अनावर्त विधि में होता है, फिर आवर्त विधि में। ये होता है एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, दोहरा निषेचन पाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन दिया है विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ। विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ, ये क्वेश्चन कितनी बार, तीसरी बार रिपीट हुआ है। इसमें डीएनए अथवा आरएनए हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या होगा, इसमें डीएनए अथवा आरएनए हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन दिया है श्वेत हृदयाणु, जो WBC होती है, जो RBC होती है, तो क्या होती है, एक तो RBC होती है, RBC रेड ब्लड सेल होती है, एक होती है WBC। अगर इसमें क्या है, WBC की मात्रा अधिक हो जाए, ठीक है, अति उत्पादन के परिणाम क्या होंगे, तो क्या होंगे, इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, ल्यूकीमिया हो जाएगा, हीमोफीलिया, ये क्या होंगे, ये तीनों प्रकार की बीमारी होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो अगर WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो उपरोक्त बीमारी ये तीनों बीमारी होने के चांस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है, आगे क्वेश्चन है डीएनए के रासायनिक चाकू। भाई डीएनए के रासायनिक चाकू वही आगे, तो उसमें क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस वो क्या है, रासायनिक चाकू है डीएनए का। ठीक, बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन दिया है तो भूलपोष कितना होता है, त्रिगुणित होता है। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, ये कहता है त्रिगुणित होता है। ठीक, ये कहता है त्रिगुणित होता है, भूलपोष होता है त्रिगुणित होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन दिया है मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। मंगोली जड़ता होती है, इसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है उसे कहते हैं मंगोली जड़ता। डाउन सिंड्रोम कम होता है, वो होता है 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्र के एक से अधिक गुणसूत्र, ये होती है 21वीं जोड़ी के अलिंग नहीं गुण, सही है,
21वीं जोड़ी के अनेक गुणसूत्र की एकाधिक सूत्रता, यानी एक से अधिक सूत्र हो जाए, यानी एक से अधिक गुणसूत्र हो जाना, इसे कहते हैं एकाधिक सूत्रता। ठीक है, एक से अधिक सूत्रता। और हड्डी तो बुखार पढ़ चुके हैं, एडीज में काटने से होता है, एडीज में होती है, उसके काटने से हड्डी जो बुखार होता है। ठीक, इसके बाद पूछा गया अनुवंशिकता रूपांतर में पड़ा है बीटी कपासी, बीटी मक्का, गोल्डन राइस, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये तीनों क्या अनुवांशिक रूपांतर पौधे। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन आया भ्रूण कोष होता है, क्या होता है, होता है त्रिवृत्त होता है। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, भ्रूण कोष होता है त्रिवृत्त होता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेंडल के, हम लिखा है मेंडल के एकल संकर क्रॉस में बटर के लंबे पौधे कौन है, पौधे का अनुपात क्या था, वो था 3:1 था। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। टाइफाइड के रोग का नाम, टाइफाइड, ये तीसरी बार टाइफाइड और विडाल टेस्ट की बात है, तो विडाल टेस्ट में टाइफाइड की बात की जाती है। और बात करें इसके रोगजनक के नाम, तो क्या होता है, रोगजनक होता है साल्मोनेला टाइफी, क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक, आगे क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आगे इसमें क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। इसमें क्या, यही वाला क्वेश्चन आएगा, दोनों और पत्तियों पर रंध्र दोनों स्थानों पर बराबर संख्या में नहीं पाए जाते हैं, तो ये क्या होगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, सॉरी कथन तो गलत है, परंतु ऑप्शन ये सही है। ठीक, अब इसका देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया है। आगे क्वेश्चन में दिया है जल जल प्रायत पौधे का नाम, हाइड्रिला, ये मैं पढ़ा चुका, हाइड्रिला जल प्रायत पौधे का नाम। अब क्वेश्चन क्या, अब जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पढ़े लिखे, आपके सभी पढ़े क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सभी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सब आपको पढ़े हुए आ रहे हैं। देखो, ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, तो आपको इस बात का मैं दावा करा, मतलब बताता हूँ कि इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, 4 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। ठीक है, अब आपके अगर ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिए तो 4 नंबर पक्के हैं, और बन लाने में क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे आपके देखने के। मैं वो पीडीएफ बना चुका हूँ, उसमें देखिए इन्हीं में से क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें पूछा फूटफल कौन सा, तो उसमें क्या सेब है, फूटफल सेब है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भ्रूण कोष में गुण संख्या 3x होती है, ये भी आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की, लघु बीजाणु की 112 लघु बीजाणु निर्माण करने के लिए 112 के लघु बीजाणु को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 4, 4 2 8, बच्चे कितने 3 4 7 4 32, तो 28 बार विभाजन करना होगा। ठीक है, 28 बार अशुद्ध विभाजन कराना होगा, तब 112 लघु बीजाणु बनेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे लोग। अब द्विनिश्चय का तात्पर्य क्या है, द्विनिश्चय का तात्पर्य क्या होता है, एक ही नर के, इसमें देखो 2 नर केंद्र होते हैं कलांग निगाह में, एक नर केंद्र होता है अंडकोश का से, एक कहता है एक अंडकोश का से करता है, और दूसरा द्वितीय केंद्र द्वितीय केंद्र का संयोजन करता है। इसी एक बार यहाँ निश्चित हुआ है, एक बार यहाँ निश्चित हुआ है, अब दोनों से कराते इसीलिए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बीजांड का बहिष्कार जहाँ बीजांड को जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं, उसे नाभिका हाइलम कहते हैं। ये भी क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है आपके। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियर उपयोग, इन सभी में उपयोग होता है, वैक्सीन में, चिकित्सा में, कृषि में, तो ये भी क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन कितने हो गए आगे के, सब आपके पढ़े हुए। बीटी टीके का नाम क्या होता है, बीटी की बीसीजी होता है, टीबी की टीके का नाम क्या होता है, बीसीजी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, विश्व में जैव दिवस कब मनाया, तो 22 मई के लिए मनाया, जो जैव विविधता दिवस है 22 मई के लिए मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगला, जैव प्रौद्योगिकी बीटी क्या है, तो क्या है, जीवाणु। बीटी क्या है, एक जीवा, मैं आपको बताया जो बीटी है बेसिलस थ्यूरिनजेसिस है, ये क्या है, जीवाणु है। बीटी का मतलब होता है बेसिलस थ्यूरिनजेसिस, ये एक प्रकार का जीवाणु का है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की, आगे से क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, उसका उद्यान मेंडल जी थे, तो उनका जो जिस पर प्रयोग किया था वो था मेंडल, जो मटर थी उद्यान मटर थी, यानी बगीचे वाली मटर थी। ठीक है, बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, आगे क्वेश्चन दिया है, फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है, वो किस द्वारा होती है, वो सूत्रकृमि द्वारा होती है, गोल कृमि सूत्रकृमि होता है, उसके द्वारा फाइलेरिया फैलता है, फाइलेरिया इसी कहते हैं, हाथी पांव भी कहते हैं, पैर मोटे हो जाते हैं, हाथ मोटे हो जाते हैं, एक पैर एक हाथ मोटे हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आगे से क्वेश्चन दिया गया है, आवर्तबीजी पौधे, जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उसके नर जनांग को कहा जाता है, नर जनांग होता है आवर्तबीजी का, वो क्या होता है, वो होता है कुमंग। कुमंग होता है पुंकेसर जो होता है, वो क्या होता है, आवर्तबीजी का नर जनांग होता है। ठीक है, और स्त्री केसर क्या होता है, स्त्री केसर जांग की बात करें तो वो कहता है, वो होता है स्त्री भाग होता है। ठीक है, वो मादा भाग होता है, उपमंग होता है, वो नर भाग होता है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आगे क्वेश्चन दिया गया नर पक्षी, जो नर पक्षी होता है वो कहता है समयुग्मक होता है। बात करें नर पक्षी की, तो वो क्या था, समयुग्मक होता है, और मादा पक्षी की होती है, मादा पक्षी की होती है विषम युग्मक होती है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन यह है जेनेटिक इंजीनियर, ये क्वेश्चन को आपको कितनी बार मिल चुका है, ये क्वेश्चन आपको लगभग 4 बार देखने को मिल चुका है। इसमें ये सही होगा, इंसुलिन निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, प्रतिजैविक बनाने में इसका उपयोग होता है, बेकरी में भी इसका उपयोग होता है, जेनेटिक इंजीनियर का। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन अमरबेल होती है, अमरबेल होती है, ये क्या होती है, ये पूर्ण तरह परजीवी होती है, क्या होती है, पूर्ण तरह परजीवी, यानी ये पूरे तरह में फैल जाती है। आंशिक तरह हम लोग छोटे से भाग, ये छोटे से, ये मान लो पेड़ है कोई, ये कोई वृक्ष है, ये कोई वृक्ष है, अगर एक भाग में डाली तो पूरे पेड़ में फैलने के चांस होते हैं, पूरे पेड़ में फैल जाती है।
तो क्या थी, पूर्ण तरह परजीवी है। आज से तरह अगर छोटे से भाग में नहीं फैलती, पूरे पेड़ फैल जाते, तो ये आपको बोल जाएगा पूर्ण मूल, मूल में तो होती ही नहीं है, तो ये मूल बार तो ऑप्शन 10 में कट जाएंगे। तो ये पूर्ण तरह परजीवी होती है, ठीक है, तो हमारे में होती है पूर्ण तरह परजीवी होती है। बस इतने क्वेश्चन थे लगभग, इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको इसी तरीके से मैं अब कल जो वीडियो अगर जो वन शॉट आया, अगली वीडियो आएगी, उसमें क्या होगी, उसमें आपके लिए क्या कराने वाला हूँ, उसमें आपके लिए 1 नंबर वाली जितने क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन है जिसे कहते हैं जो अति लघु होते हैं, अति लघु से छोटे होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं अति लघु। ये अति लघु क्वेश्चन है जो एक, ये 5 आते हैं, ई क्वेश्चन कहते हैं, ई क्वेश्चन 5 आते हैं, ये 1-1 नंबर वाले। ये वाली जो आपको लगभग 2020 से लेके 2020 से लेकर 2025 तक के मैं आपके लिए ये भी सेट कराने वाला हूँ। ये भी जितने भी सेट होंगे वो भी मैं आपके लिए अति लघु इस अगली वीडियो में, कल वाली वीडियो में लेके आने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्प लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो, तो तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, ठीक है, थैंक यू।